हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 4 जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करेंगे। सो पहले देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है एंड बर्थ कंट्रोल क्या होता है, उसकी टेक्निक्स। फिर MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। एंड देन हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। लास्टली हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है और उसे ट्रीट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने चैप्टर 3 जो कि लास्ट चैप्टर था उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ा था। अब उससे एक क्लोजली रिलेटेड टॉपिक होता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस टर्म से आपको क्या समझ आता है? अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग इस टर्म का होता है कि हमारे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल है। तो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल्स में एंड फीमेल्स में वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं एंड वो वैसे हेल्दी हैं। पर अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखें जो उन्होंने हमें दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो वो क्या है देखिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। क्या मीनिंग हुआ इसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ फिजिकल और क्या कहते हैं फिजिकल वो नहीं होती वेलबींग, मतलब सिर्फ हमारे अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं नॉर्मली, तो खाली उस चीज को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं कह सकते। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स हमारे प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उनकी वेलबींग होनी चाहिए, टोटल वेलबींग। कौन से एस्पेक्ट्स? फिजिकल तो है ही, देन इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। मतलब अगर किसी सोसाइटी को ये कहना है कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं तो उनके सारे एस्पेक्ट्स वो होने चाहिए अच्छे से वर्किंग, मतलब बिहेवियरल भी और इमोशनल भी, सोशल भी, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें, क्यों जरूरी है और उसको अगर करना चाहिए तो क्यों मेंटेन करना चाहिए, तो उसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंडिया वर्ल्ड की उन पहली कंट्रीज में से एक थी जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इन्होंने वो निकाले थे प्रोग्राम्स, किस लेवल पे? नेशनल लेवल पे और सोशल गोल की तरह। मतलब पूरे उन्होंने इंडिया उन कंट्रीज में से एक थी जिन्होंने अपने पूरी कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए थे। ऐसा पहला प्रोग्राम कौन सा था? पहला प्रोग्राम था हमारा, उसका नाम था फैमिली प्लानिंग और वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1951 में। इसका आपने सुना होगा, V2R2 का स्लोगन था इसका। तो ये फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए नेशन वाइड, मतलब पूरे इंडिया में वो किया गया था इंट्रोड्यूस। और इसको फिर पीरियडिकली असेस किया था, मतलब इन्हें थोड़े थोड़े सालों में इनकी वो किया गया था, इसको देखा गया था कि ये कैसे वर्क कर रहा है, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे और अच्छे से काम करें, या इससे क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो इसको अच्छे से स्टडी किया गया था और फिर इसके बाद और प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए थे। अब लेटेस्ट हमारा क्या चल रहा है कि अब काफ़ी इम्प्रूव प्रोग्राम्स हमारे आजकल वर्किंग में है। उनमें से ये एक प्रोग्राम ऐसा है, मतलब वो करंटली ऑपरेशन में है पॉपुलर नेम के अंदर। वो पॉपुलर नेम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH प्रोग्राम्स। तो ये इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है, इसमें क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये कवर करता है ये प्रोग्राम। इनका मेन गोल क्या है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के बीच में, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट से फैसिलिटीज बनाए, सपोर्ट करें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट इस पैराग्राफ में इन्होंने ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये बोला है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए गवर्नमेंट को भी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास, हम अलग अलग मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, TV शोज़ यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं और सब लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लिए मतलब
जागरूक करना चाहिए ताकि वो STDs के बारे में जान जाएं, जैसे एड्स वगैरह होते हैं, या फिर हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में जान जाएं, खास तौर पर एडोलेसेंस के लिए, क्योंकि एडोलेसेंस में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम, सेक्सुअली रिलेटेड डिजीजेज या फिर इस सब चीज़ की। तो मेजर इन्होंने यही बोला है कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना एक वो हो सकती है मेन इसकी हेल्प करने का तरीका। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई है एमनियोसेंटेसिस के बारे में। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है एमनियोसेंटेसिस में हमारा क्या होता है, जो फीटस होता है उसके एमनियोटिक फ्लूइड को ले लिया जाता है और फिर उसके एमनियोटिक फ्लूइड को स्टडी किया जाता है किस चीज़ के लिए, उसमें वो फीटल सेल्स को स्टडी करते हैं और उसमें डिजॉल्व जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको स्टडी करते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारे एमनियोसेंटेसिस से हम वो पता लगा सकते हैं कि बच्चे में जो फीटस है उसमें कोई जेनेटिक डिसीजेस तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हेमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, मतलब कोई भी ऐसी डिसऑर्डर जो कि अगर जब बच्चा पैदा होगा और बड़ा होगा, डेवलप होगा, तो उसको लाइफ में उसको प्रॉब्लम आ सकती है, उससे मतलब वो नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएगा। डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एमनियोसेंटेसिस को यूज कर सकते हैं। बट एमनियोसेंटेसिस का एक दूसरा भी यूज होता है, वो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब जो फीटस होता है उसको बॉर्न होने से पहले ही उसका जेंडर वो कर सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो इस चीज पे बैन है इंडिया में, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि इंडिया में फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम है। फीमेल फिटिसाइड की प्रॉब्लम क्या है, मतलब फीमेल फिटिसाइड होता है कि जब फीटस होता है और वो फीमेल आइडेंटिफाई होता है तो फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो उसे फीटस फॉर्म में उसका अबॉर्शन करा देते हैं, उसे किल कर देते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया में एमनियोसेंटेसिस पे बैन है। मतलब एमनियोसेंटेसिस की किस चीज पे बैन है? सेक्स डिटर्मिनेशन पे। पर एमनियोसेंटेसिस को इन दूसरी चीजों के लिए करा सकते हैं, जैसे डाउन ये डिजीजेस के लिए रिलेटेड के लिए ये सही है, बट इससे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है। और नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमारी क्या दी है, इन्होंने सहेली दी है। ये सहेली क्या है? ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब कि ये पिल्स फॉर्म में है। ये हमारे बर्थ कंट्रोल का मेथड है, इसके बारे में भी अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक बर्थ कंट्रोल का है, ये न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, जो कि हमारे इंडिया में ही डेवलप की गई थी। किन्होंने की थी? लखनऊ में डेवलप हुई थी ये CDRI में। CDRI हमारा है, इसको मार्क कर लो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा लखनऊ में है। और ये हमारी सहेली पिल जो है हमारी, ये इन्होंने की थी इंट्रोड्यूस। सहेली पिल के बारे में भी आगे दिया हुआ है, ये हमारी वंस अ वीक पिल है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। फिर यही बोला है इन्होंने कि पोस्ट नेटल केयर, प्री नेटल केयर, इन सब के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट अब इस टॉपिक पे चलते हैं, हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो हमारी लास्ट सेंचुरी में हर चीज़ की डेवलपमेंट हुई है, जैसे मेडिकल फील्ड में और फूड वगैरह हर चीज़ में डेवलपमेंट हुई है, तो उसके वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या फिर पॉपुलेशन है वो भी हमारी इम्प्रूव हो गई है। यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेटिस्टिक्स बताई हैं कि जैसे हमारे 1900s में पॉपुलेशन हुआ करती थी 2 बिलियन वर्ल्ड की, तो वो 1900 से 2000 में 6 बिलियन इंक्रीज हो गई। तो आप देख सकते हैं उसमें कितना टाइम्स इंक्रीज आया है। और फिर एक और सरप्राइजिंग चीज़ है कि 2000 से 2011 में सिर्फ 11 साल में 6 बिलियन से 7.2 बिलियन पहुंच गई। तो ये एक बहुत रिमार्केबल वो है इंक्रीज पॉपुलेशन में। और ये सिंस इतना ज़्यादा इंक्रीज है तो इसको एक स्पेशल टर्म दिया गया, जो कि है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोड कर गई, मतलब बहुत क्विक रेट पे इंक्रीज कर गई। एक इन्होंने इंडिया का बताया है कि इंडिया में क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन हुआ करती थी 350 मिलियन, और आज 2000s में हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई थी 1 बिलियन को क्रॉस कर गई थी, 1 बिलियन पहुंच गई थी। और अब क्या है, 2011 में हमारी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन के आसपास थी, उसको क्रॉस कर गई थी बल्कि। तो आप देख सकते हैं हमारी तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मैसिव इंक्रीज आया है पॉपुलेशन में। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। क्या है ये टर्म्स? ये है डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्होंने इन चीज़ों को बोला है कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है। तो डेथ रेट हमारी कम हो गई। डेथ रेट मतलब जो हमारे नाम से पता लग रहा है, जो डेथ होने की रेट है लोगों की एक ईयर में, उसे कहते हैं डेथ रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मतलब मदर की। तो मैटरनल पहले क्या होता था, बर्थ देते टाइम मदर की बहुत बार डेथ हो जाती थी, बट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में हमारा रैपिड डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और
थर्ड इन्होंने टर्म बताया इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मैटरनल मोर्टालिटी रेट की तरह ही है। जो इन्फेंट है बर्थ के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता था कि उनकी डेथ हो जाती थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होती थी। ये तीनों चीज़ें कम हो गई हैं। और एक नेक्स्ट इन्होंने रीजन दिया है पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने का कि रिप्रोडक्टिव एज में जो हमारे लोग हैं उनकी वो वैल्यू बढ़ गई, उनके नंबर बढ़ गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। फिर हमने जो अभी RCH प्रोग्राम्स के बारे में पीछे देखा था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स, इन्होंने कुछ चेंज आया है इनके काम की वजह से, बट वो बहुत मार्जिनल है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अब इसमें और आगे कुछ ज़्यादा यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही बताया इन्होंने कि ये हमारी चीज़ें जो हैं ये कि अगर पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो भी रही है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम है। उससे ये प्रॉब्लम है कि जो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वाटर वगैरह, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो जो एरिया में वो रह रहे हैं वो एरिया इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और इन चीज़ों में कम हो जाएगा, हमारे को ज़रूरत की चीज़ें कम पड़ जाएंगी। फिर ये इन्होंने हम दो हमारे दो V2R2 का स्लोगन यहाँ पे बताया है कि ये भी हमारा है। और कि 1 चाइल्ड, काफ़ी लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी भी अपनाने लगे, सिर्फ 1 चाइल्ड करते हैं। और फिर हमारा जो मैरिजेबल एज है गवर्नमेंट ने उनका बढ़ा दिया है, फीमेल्स में 18 है और अब मेल्स में 21 है। तो ये इंक्रीज इन्होंने किया था ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकें। तो काफ़ी सारे मेजर्स यहाँ पे मेंशन हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे उसे कम करने के लिए। एनीवे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव का। तो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है हमारे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसकी चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब रिवर्सिबल मतलब कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए इसमें, सेक्सुअल ड्राइव के साथ ये हमारा वो ना करे, क्या कहते हैं, इंटरफेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे उसमें होनी चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या क्या चीज़ें थी, ये हमारे कितनी है यहाँ पे चीज़ें मेंशन यहाँ पे है। ये हमारी यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र इसे इजीली यूज़ कर सके, इजीली अवेलेबल हो, हमारी कहीं पे भी इजीली मिल जाए ये जल्दी से, इफेक्टिव होनी चाहिए और रिवर्सिबल होनी चाहिए, मतलब इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और ये सेक्सुअल ड्राइव के साथ इंटरफेयर भी ना करे, मतलब कि जो वो होती है डिजायर्ड सेक्सुअल एक्ट्स की, वो उसके साथ इंटरफेयर ना करे, उसे खत्म ना करे। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक आइडियल, मतलब जो हमारा एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है उसमें होती हैं ये। अब इसके कॉन्ट्रासेप्शन के काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें इन्हें फॉल करता है, अलग अलग तरीके होते हैं, वह हम सारे पढ़ेंगे। क्या क्या तरीके होते हैं, नेचुरल, ट्रेडिशनल, सेकेंड होता है बैरियर, देन IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, फिर होता है ओरल, फिर इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और लास्ट सर्जिकल। तो सबसे पहले हम नेचुरल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो नेचुरल मेथड्स हमारे क्या क्या होते हैं। नेचुरल मेथड्स इसे मार्क कर लेते हैं पहले, ये है हमारे नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में हमारे क्या फॉल करते हैं, ये हमारे वो मेथड्स होते हैं कि हम इसको ट्रेडिशनल वे होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं यूज़ कर रहे होते, हम अपनी बॉडी का ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसमें इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारा जो ओवम है और स्पर्म है उनकी मीटिंग ना हो, वो कॉन्टैक्ट में ना आए, तो इससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये इसका वो होता है प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हमारा नेचुरल मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, इसका नाम आप समझिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब एक पीरियड में हम एब्सटेन कर लें कोइटस को। एब्सटेन मतलब रुक जाए, ना करें। तो वो पीरियड क्या होता है हमारा, इन्होंने बताया यहाँ पे 10 to 17th डे जो होता है मेंसेस का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डे, इसके बीच में कोइटस को मना करते हैं करने को। क्यों, क्योंकि इस पीरियड को कहा जाता है कि ये वो होता है फर्टाइल पीरियड, मतलब इसमें ओव्यूलेशन होती है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ओव्यूलेशन 14th डे पे होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि 10th to 15th डे पे अगर आप इनके बीच में इस पीरियड को अब्सटेन कर लेंगे, कोइटस नहीं करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है जहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ओवम जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट हमारा मेथड है इसमें विथड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस। तो इसमें क्या होता है, इसका मेथड ये है कि जो मेल पार्टनर है वो इजैकुलेट करने से पहले फीमेल की जो वजाइना है उससे विड्रॉ कर ले अपने पीनस को। तो इसमें क्या है कि जो इजैकुलेशन है, मतलब इजैकुलेशन में क्या होता है, इसमें सीमेन होता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा होता है। तो हमारा स्पर्म जो है वो अंदर नहीं जाएगा उसके क्या कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, जेनाइटल ट्रैक्ट के, तो वो ओवम के साथ भी मीट नहीं करेगा। इसका ये प्रिंसिपल होता है, ये मेथड होता है इसका। नेक्स्ट हमारा लास्ट वो है क्या कहते हैं नेचुरल मेथड लैक्टेशनल एमेनोरिया, या फिर इसको इसका मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है इसमें।
लैक्टेशनल एमिनोरिया नाम से पता लग रहा होगा लैक्टेशनल, तो लैक्टेशन क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन से कुछ रिलेटेड होगा इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि जब पार्चुरेशन होती है या फिर पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ होता है, तो उसके बाद एक पीरियड होता है जिसके बीच में वो होती है, एक पीरियड होता है जिसमें इंटेंस लैक्टेशन होती है, मतलब मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो उस पीरियड में कहा जाता है कि मेंसेस भी अकर नहीं करते हैं, उस पीरियड में मेंसेस अकर नहीं करते हैं। तो सिंस मेंसेस नहीं अकर कर रहे हैं तो वो होती है ओव्यूलेशन भी अकर नहीं कर रही है, तो सिंस ओवम नहीं है तो फिर स्पर्म उसे फर्टिलाइज भी नहीं कर सकता और प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती। तो इसमें चांसेस कंप्लीटली ऑलमोस्ट नील होता है, मतलब ऑलमोस्ट 0% होता है, नियर टू 0%। हाउएवर सिंस इसमें हम जो ये नेचुरल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इसमें हम कुछ भी वो नहीं यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल तरीका इसको स्टॉप करने का, उसको प्रेगनेंसी को, तो इनके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं। और साइड इफेक्ट्स तो वैसे इसके कुछ है ही नहीं क्योंकि हमने बाहर की कोई चीज़ नहीं यूज़ करी, बट इसके चांसेस फेलियर के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करने से आपके 100% तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इसमें आपके बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आपके उसमें आप उसको प्रिवेंट कर पाओगे। तो इसका आप एक ये कह सकते हो कि इसका ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो इसलिए ये इसकी एडवांटेज है, बट चांसेस ऑफ फेलियर है इसमें इतना ज़्यादा, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम चलते हैं कैटेगरी जो कि है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें भी प्रिंसिपल यही होता है कि ओवम जो होता है उसका स्पर्म के साथ फिजिकल मीटिंग रोक दे, मतलब स्पर्म हमारा उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसके बीच में एक फिजिकल बैरियर लगा देते हैं इनके बीच में, ताकि ये मीट ना कर पाए आपस में। तो इसका मेजर जो होता है बैरियर मेथड का मेजर अप्रोच, वो सबसे पहली होती है कॉन्डम्स की। ये है कॉन्डम्स। इसमें क्या होता है कि हमारा एक थिन रबर या फिर लेटेक्स की शीट होती है, मतलब पतली सी एक शीट होती है, और ये फीमेल्स की भी होती है, मेल्स की भी होती है। मेल्स की जैसे ये दे रखा है ना, यहाँ देखिए ये मेल्स की है तो ये ऊपर उसके लगती है पीनस के, और ये फीमेल्स की है तो ये अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो ये दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बीच में ये वो आ गई, क्या कहते हैं इसे, बैरियर आ गया, तो ये उसको मीट नहीं होने देगा, ये स्पर्म को अंदर नहीं जाने देगा, और ये जो अगर फीमेल के उसमें लगता है तो ये भी स्पर्म को अंदर आने से एंट्री को रोकेगी। इसमें एक एडवांटेज ये होती है कि जो हमारा ये बैरियर मेथड है, इसमें ये आपकी स्पर्म की एंट्री को तो रोकता ही है, बट उसके साथ ये एसटीडीज के उसको स्प्रेड को भी रोकता है। व्हाट इज एसटीडीज? एसटीडीज होते हैं हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो एसटीडीज जैसे हमारे एड्स होते हैं, या फिर हमारे जेनिटल हर्पीज होते हैं, वॉर्ट्स होते हैं, गोनोरिया होती है, सिफाइलिस होती है, इन तरह की सारी डिजीजेस को ये प्रिवेंट करते हैं। तो इसकी डबल एडवांटेज हो जाती है, एंड इजीली अवेलेबल होते हैं, और इसकी चांसेस ऑफ फेलियर बहुत बहुत कम होते हैं। एक इन्होंने दे रखा है कि ये निरोध है, ये इसका एक पॉपुलर ब्रांड होता है मेल्स के कॉन्डम्स का। इसमें एसटीआईज को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये डिस्पोजेबल होते हैं। और एक और एडवांटेज होती है इसमें कि डिस्पोजेबल है और ये सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए जो इसका यूजर होता है उसको प्राइवेसी मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे बैरियर मेथड में आते हैं डायफ्राग्राम्स, सर्वाइकल कैप और वॉल्स। ये क्या होते हैं कि ये बैरियर जो है ये हमारे रबर के बने होते हैं, और ये सारे फीमेल के ट्रैक्ट में इंसर्ट करने के लिए होते हैं। सिंस ये हमारे रबर के बने होते हैं तो हमारे रीयूजेबल होते हैं, और इसको आप वॉश करके फिर से यूज कर सकते हो। इसका वो क्या होता है प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, इसका मेथड ये होता है कि ये जो एंट्री होती है स्पर्म की उसको ब्लॉक कर देता है। कहाँ पे? सर्विक्स में ब्लॉक कर देता है, सिंस ये सर्विक्स में इंसर्ट होते हैं। अगर इनके साथ जो ये बैरियर वाले ये हैं डायफ्राग्राम वगैरह, इनके साथ आप स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स वगैरह को यूज करोगे तो इनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एबिलिटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अनदर हमारा नेक्स्ट अब कैटेगरी आ जाती है आईयूडीज की। आईयूडीज की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूडीज होते हैं हमारे इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो ये खुद नहीं वो कर सकता यूज, जो यूजर होता है वो उसे खुद नहीं इंसर्ट कर सकता, ये उसे डॉक्टर या नर्स, एक्सपर्ट नर्सेज के पास जाना पड़ता है, वही इन्हें इंसर्ट करते हैं। तो आईयूडीज हमारे करंटली मार्केट में देखते हैं, मैं आपको इसके बाद में अभी पहले से रीड कर लेते हैं, फिर इसके आपको लिख के बता दूंगी इजीली याद रहे ताकि। तो अभी हमारे मार्केट में करंटली कौन कौन से तरह के आईयूडीज अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे अवेलेबल हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा एग्जांपल आता है लिपिस लूप का। फिर हमारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे एग्जांपल्स हैं CUT जो कि होता है हमारा कॉपर टी, यहाँ पे दे रखा है।
देन हमारा है CU7 एंड मल्टीलोड 375। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज जो हमारे हार्मोन रिलीज करती हैं। इसमें आता है प्रोजेस्टेरोइड LNG-20। तो ये सारे जो आईओडीज होती हैं ये कुछ कुछ अलग तरीके से काम करती हैं सारे, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ये इससे ईजिली याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नॉन मेडिकेटेड आईओडीज का। नॉन मेडिकेटेड आईओडीज का किस तरह होता है, यही बुक के मार्जिन में लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा है नॉन मेडिकेटेड आईओडी। नॉन मेडिकेटेड आईओडीज क्या करते हैं, ये हमारे जो स्पर्म होता है उसके फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं यूटेरस में। फैगोसाइटोसिस मतलब यूटेरस में उसको खा जाता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है खा जाना। तो ये उसका स्पर्म को अंदर ही नहीं आने देते, उसको फर्टिलाइज करने का टाइम ही नहीं देते। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने कॉपर रिलीजिंग आईओडीज। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडीज में क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में क्या होता है, जो इसमें Cu आयन रिलीज होता है, मतलब कॉपर आयन रिलीज होता है, ये हमारे स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म की मूव करने की एबिलिटी को सप्रेस कर लेता है, उसे खत्म कर देता है, मतलब खत्म नहीं करता, कम कर देता है। और इसकी वजह से स्पर्म की जो फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारे आते हैं हार्मोनल या फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं, ये भी दो चीज़ें करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो यूट्रस होता है हमारा, उसको ना अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन क्या था, जो हमारा ब्लास्टोसिस प्रोड्यूस होता था, हमारा जाइगोट से ब्लास्टोसिस बनता था, तो उसका ट्रोफोब्लास्ट हमारा यूट्रिन वॉल के साथ अटैच हो जाता था, इसे हम इम्प्लांटेशन कहते थे। तो ये इम्प्लांटेशन को करने नहीं देते, हमारे यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। और फिर सेकंड क्या करते हैं कि जो हमारे सर्विक्स होता है उसको ये स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देते हैं, मतलब स्पर्म उसमें सही से नहीं रह सकता। तो ये हमारी चीज़ें होती हैं, ये आप ऐसे लिख सकते हैं बुक के मार्जिन में, तो इससे आपको रीड नहीं करना पड़ेगा, इजीली याद रहेगा। तो ये तीनों हमारे आयोडीज इस तरह काम करते हैं। ये इसके एग्जांपल, जैसे ये इन्होंने CUT दे रखा है, कॉपर टी, ये हमारा इंसर्ट होता है। ये अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आईओडीज होते हैं वो हमारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, किन के लिए, फीमेल्स के लिए, जो कि अपनी प्रेगनेंसी को या तो डिले करना चाहती हैं, या जो उनके चिल्ड्रंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बीच में वो कुछ स्पेस देना चाहती हैं, जो कि उनके लिए आइडियल है। कुछ कुछ लोग अपने चिल्ड्रंस के बीच में सर्टन ईयर्स का गैप रखना चाहते हैं, तो उन फीमेल्स के लिए ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। और ये इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, मतलब लोग इसके साथ नेगेटिव स्टिग्मा अटैच नहीं है। अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो इसमें ओरल से पता लग रहा है, इसमें हमारा मेथड होता है पिल्स का। क्या होता है, इसमें हमारी स्मॉल डोजेज ली जाती है, किस चीज़ की, प्रोजेस्टेरॉन्स की या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन की। ये पिल्स के फॉर्म में ली जाती है, सिंस ये हमारी ओरल है तो फिर हम इसे माउथ के थ्रू लेते हैं, तो ये पिल्स या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में ली जाती है और ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें क्या होता है कि पिल्स हमारी डेली ली जानी होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, मतलब ये हमारे 21 डेज के लिए लगातार ली जाती है। कब से ली जाती है, हमारे मेंसेस के फर्स्ट 5 डेज में इसे स्टार्ट करना होता है। और इसमें प्रेफरेबली क्या होता है कि जब हमारे मेंसेस हो रहे होते हैं, मतलब जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उस टाइम 7 दिन का इसमें गैप रखना होता है। तो किस तरह होता है, 3 पॉइंट होते हैं कि हमारे सबसे पहले डेली ली जानी है 21 डेज के लिए, और मेंसेस के फर्स्ट 5 डेज में शुरू करनी होती है। और एक और चीज़ क्या होती है, जब हमारे मेंसेस हो रहे होते हैं, ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो उस टाइम 7 दिन का इसमें गैप लिया जाता है। ये सेम पैटर्न होता है इसका, इसे वो करते रहते हैं जब तक फीमेल की ये होती है कि उन्हें कंसेप्शन प्रिवेंट करनी है, तब तक इसको इसी सेम पैटर्न में लिया जाता रहता है। क्या करता है, ये हमारा ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है और हमारे इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट कर देता है, और सर्वाइकल म्यूकस को वो कर देता है, क्वालिटी उसकी ऐसी कर देता है कि वो स्पर्म को रिटार्ड कर देती है एंट्री उसकी। तो ये क्या क्या चीज़ें थी, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन इसने इनहिबिट कर दी, मतलब ख़त्म कर दी। ओव्यूलेशन नहीं होती, ओवम प्रोडक्शन नहीं होता। इम्प्लांटेशन मतलब हमारा ब्लास्टोसिस, उसमें इम्प्लांट नहीं हो सकता।
और फिर ऑल्टर कर दी इन्होंने सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी, जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्म होता है वो रिटार्ड हो जाती है उसकी एंट्री, या फिर उसे प्रिवेंट हो जाती है कम्प्लीटली। पिल्स के हमारे वैसे बहुत इफेक्टिव होते हैं और साइड इफेक्ट्स भी इसके कम होते हैं, तो इसलिए फीमेल्स इसे काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट करती हैं। अब यहाँ पे आ गया है हमारा सहेली का, जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, सहेली कॉन्ट्रासेप्शन होती है, तो ये हमारी न्यू कॉन्ट्रासेप्शन है और ये हमारी वंस अ वीक पिल है, मतलब ये सिर्फ एक बार लेनी होती है 1 वीक में। इसमें बहुत कम साइड इफेक्ट्स है और हाई कॉन्ट्रासेप्शन है इसकी। तो ये हमारी देख सकते हैं आप, जैसे नॉर्मल पिल्स तो होती है वो इतनी ज़्यादा उसकी वो होती है 21 डेज तक लो और इतने ज़्यादा उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट सहेली ये इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई है और सिर्फ इसे वंस अ वीक लेना होता है। क्या कंटेन करती है हमारी नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस कंटेन करते हैं, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, तो ये बहुत अच्छी ऑल्टरनेटिव है नॉर्मल पिल्स की। एक दूसरा मेथड होता है हमारा, होता है क्या कहते हैं उसमें, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स का स्किन के नीचे। कैसे? उसमें प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन को फीमेल जो है वो या तो इंजेक्ट कर लेते हैं या उसके इम्प्लांट्स लगा लेते हैं अपने स्किन के नीचे। ये हमारा पिल्स की सिमिलर ही काम करता है, मतलब ये सारे ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन वगैरह इन सबको ही इन्विट करता है और इसका इफेक्टिव पीरियड भी काफ़ी लॉन्ग होता है। बट सिंस ये आपका इंजेक्शंस हैं या फिर ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो इट्स नॉट एज कंफर्टेबल, मतलब पिल्स की तरह तो आप इसे इजीली पिल्स को तो पानी के साथ या वैसे ले सकते हो टैबलेट्स को, बट इंजेक्शंस इतने कंफर्टेबल नहीं होते। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक चीज़ बताई है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का क्या होता है कि इसमें आप प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को या फिर आईयूडीज जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को विद इन 72 आवर्स के लगवा सकते हो कोइटस के बाद। मतलब आपने इंटरकोर्स किया उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर आप या तो कोई पिल ले सकते हो या फिर ये इंजेक्शन ले सकते हो या फिर कोई आईयूडीज को एडमिनिस्टर करा सकते हो, जिसकी वजह से जो आपकी अगर कंसेप्शन हुई होगी तो वो खत्म हो जाएगी। इसका क्या रीज़न हो सकता है क्यों करवाना चाहे कोई? या तो रेप हो सकता है या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो सकता है। तो ये क्या था हमारा, ये था इसे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का, इसे 72 आवर्स के अंदर ले सकते हैं। फिर लास्ट हमारा मेथड आ जाता है, कैटेगरी आ जाती है सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल मेथड को इसे हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, इसे हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ये जनरली उन लोगों के लिए एडवाइस की जाती है जिनको अपनी अब बिल्कुल ख़त्म करनी है, अपने फीमेल मेल पार्टनर उनको अपनी प्रेगनेंसी या फिर वो बिल्कुल ख़त्म करनी है। टर्मिनल मेथड होता है ताकि इसके बाद और कुछ ना हो, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। एक बार आपने सर्जरी करवा दी तो उसके बाद इसे रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है स्टरलाइजेशन का? इसका प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें आप सर्जिकल इंटरवेंशन करवाते हो ताकि आपके गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट ही रुक जाए। तो आपका स्पर्म, उसमें तो वैसे और चीज़ों का रोकते थे, बट इसमें बिल्कुल हमारा गैमीट्स का ही ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, तो कंसेप्शन नहीं होती। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, मेल्स में हमारी होती है, इसे देखते हैं, मेल्स में हमारी होती है वेसेक्टोमी। मेल्स में आपको याद होगा एक पार्ट होता है वास्ट डिफरेंस, ये इसका वास्ट डिफरेंस है। इसमें क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस है उसको हम टाई कर देते हैं और फिर कट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ टेस्टिस में जो भी स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो जो मेल्स की वो रिलीज होगी आगे इजैकुलेशन में, जो रिलीज होगा उस सीमेन, उसमें स्पर्म नहीं होंगे, सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा होगा, और सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म नहीं है तो ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता। और अगर फीमेल्स में होता है तो फीमेल्स में क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट होती है, उसको टाई कर देते हैं एंड कट कर देते हैं। तो जो यहाँ ओवरीज में ओवम प्रोड्यूस होगा वो आपका जा ही नहीं पाएगा और स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा। तो हमारा कहाँ होता था फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुलरी रीजन में होता था ना। तो यहाँ पे अगर ओवम जाएगा भी तो स्पर्म तो आ नहीं सकता है यहाँ पे, और ओवम आगे नहीं जा सकता यूट्रस में, तो इसमें भी कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाती है। बट सिंस ये मेथड आपका ऐसा होता है कि इसमें रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है, तो ये बिल्कुल वो होता है कि लास्ट वो होता है रिजॉर्ट, कि अगर आपको बिल्कुल 100% आप श्योर हो कि इसके बाद आपको नहीं करनी है कंसेप्शन, प्रेग्नेंट नहीं होना है। और ये इसका मेथड क्या होता है, इसमें जो मेल्स में होता है इसमें तो ये स्क्रोटम के थ्रू एक स्मॉल इंसिजन बनाते हैं और उससे कट कर देते हैं। फीमेल्स में क्या होता है, एब्डोमेन के थ्रू एक स्मॉल इंसिजन बनाते हैं या फिर वजाइना के थ्रू भी कर सकते हैं और वहां से जाके इसे कट कर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारे, ये तो हमारे सारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड हो गए। अब यहाँ पे इन्होंने आपको वार्न किया है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन होती है उसको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको क्या आप सही सेलेक्ट करो, अपने लिए सूटेबल सेलेक्ट करो। तो इसे किसी प्रोफेशनल डॉक्टर या उसके कंसल्टेशन करने के बाद ही इसको आपको वो करना चाहिए चूज। स्पेशली मेथड्स जैसे कि आईयूडीज वगैरह या फिर पिल्स या फिर ये सर्जिकल मेथड स्पेशली, ये तो आप उन्हीं से करवाओगे। सो उनसे गाइडेंस लेने के बाद ही आपको करना चाहिए, बिकॉज ये जो मेथड्स होते हैं दीज आर नॉट इन
अकॉर्डेंस विद द नेचुरल, जो हमारा वो होती है बॉडी की रिक्वायरमेंट, नेचुरल हमारी बॉडी की क्या होती है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कि इंटरकोर्स के बाद कंसेप्शन होती है, प्रेगनेंसी होती है। तो ये मेथड्स क्या होते हैं, ये इसको पलट देते हैं नेचुरल कोर्स ह्यूमन बींग्स के। तो इसकी वजह से इसमें काफ़ी कभी कभी वो भी होते हैं इल साइड इफेक्ट्स जो कि हमारी बॉडी शो करते हैं, जैसे कि नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंसेस, इवन ब्रेस्ट कैंसर। तो ये वैसे तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी कॉन्ट्रासेप्शन की, वैसे तो इन चीज़ों को वो कर सकते हैं इग्नोर, बट स्टिल अगर कोई नॉर्मली ऐसे ही लेना चाहे जस्ट फॉर फन या फिर कोई वैसे ही रीज़न है, तो इसको आपको वो करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी ये चीज़ें भी इसकी हो सकती है नेगेटिव। नेक्स्ट हम चलते हैं एमटीपी पे, जो कि होती है हमारी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका इन्होंने बोला है कि इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारे फुल टर्म पूरा होने से पहले, फुल टर्म मतलब 9 मंथ्स पूरा होने से पहले अगर आप प्रेगनेंसी को ख़त्म करवा दो इंटेंशनली या फिर वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, तो उसको हम कहते हैं एमटीपी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नियरली इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिक्स बताए हैं कि नियरली एक साल में 45 to 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म की जाती हैं और ये टोटल हमारी 1/5 प्रेगनेंसीज का 1/5 पार्ट बनती है। अब ये वेदर ये इसको एमटीपी को लीगलाइज किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है हर कंट्री में। बट इंडिया में हम देखते हैं इंडिया में क्या केस है, इंडिया में एमटीपी हमारी लीगलाइज कर दी गई थी। कब लीगलाइज कर दी गई थी, 1971 में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, 1971 में इसे लीगलाइज कर दिया गया था। बट कैसे, बहुत सारी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई थी इसके ऊपर ताकि हम इसका मिसयूज रोक सकें। स्पेशली उस टाइम पे क्या था, फीमेल फीटिसाइड की प्रॉब्लम थी, तो इसको रोकने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गई थी। अब इन्होंने पूछा है कि वाई एमटीपी क्यों चूज करेगा, कोई क्यों चाहेगा कि वो अपनी प्रेगनेंसी खत्म करे। तो इसके बहुत सारे ऑब्वियस रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई अनवांटेड अपनी प्रेगनेंसी खत्म करना चाहे जो कि हमारी कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से हुई थी, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव उन्होंने यूज़ किया था उसका फेलियर हो गया, वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाया टास्क सही से, तो इसकी वजह से कोई चाह सकता है एमटीपी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, रेप की वजह से रेप विक्टिम चाह सकते हैं एमटीपी के लिए जाना। एमटीपी इन्होंने बोला है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो ज़रूरी होती है ताकि वो ऐसी प्रेगनेंसीज में जहाँ पे या तो मदर हार्म हो सकती है या फिर फीटस हार्म हो सकता है, मतलब कि या तो अगर ये बर्थ हुआ तो मदर को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उस फीटस को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में भी डॉक्टर्स आपको वो करेंगे रेफर कि आप एमटीपी करवाइए। अब यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि जो एमटीपी होती है वो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, मतलब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारे 9 मंथ्स होते हैं ना प्रेगनेंसी में, तो हमारे ये 9 मंथ्स 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हमारे 3 मंथ्स होते हैं इसमें कहते हैं कि एमटीपी हमारी सेफ होती है। और फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही आते हैं इसमें क्या है इन्होंने कि जो अबॉर्शंस होते हैं ये बहुत रिस्की होते हैं। खास तौर पे इंडिया में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जो एमटीपी परफॉर्म करते हैं ये बहुत सारे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स करते हैं, जिसकी वजह से ये अनसेफ हो सकती है उसके लिए, मदर के लिए, और अनसेफ से ज़्यादा फेटल भी हो सकते हैं, मतलब उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये इसको सही यूज़ करना चाहिए। एक दूसरा इसमें डेंजरस ट्रेंड इंडिया में देखा गया है कि यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस जो हमने भी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, ये क्या कहते हैं इसको, डिसऑर्डर्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट इंडिया में क्या किया जाता है कि इसको उसके लिए यूज़ कर लिया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब कि ये डिटरमाइन करने के लिए फीटस हमारा मेल है फीमेल है, और फिर क्या करता है अगर वो फीमेल डिटरमाइन होता है तो फिर उसको वो कर देते हैं, उसका एमटीपी करा देते हैं। तो फीमेल फीटिसाइड की प्रॉब्लम है और ये कम्प्लीटली इलीगल है, मतलब गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल बैन कर रखा है कि नहीं करा सकते आप इसे। फिर यहाँ पे इन्होंने हमें ये बताया है कि एमटीपी जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का एक्ट था ये हमारा 2017 में अमेंड हुआ। इसमें अमेंड करके उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी, इसमें इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी कि आप वो करा सकते हो एमटीपी अगर आपके प्रेगनेंसी से कुछ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि मदर को कि वो उनको फिजिकली या मेंटली कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा इन्होंने ये बताया इसमें कि आप ये अमेंड किया है इन्होंने कि आप तब भी एमटीपी करा सकते हो कि अगर आपका जो चाइल्ड बॉर्न होगा उसकी ऐसी कोई डिसऑर्डर डिटेक्ट हुई है कि वो अपनी लाइफ नॉर्मली लीड नहीं कर पाएगा, दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, तो ऐसे केसेस पे भी आप एमटीपी के लिए जा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें अमेंड हुई हैं 2017 में एमटीपी एक्ट में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एसटीआईज पे, जो कि है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या बताया।
अब इसके नाम से ही पता लग रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हमारे इन्फेक्शंस या फिर डिसीजेज जो कि हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसफर होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs, या फिर वेनरल डिजीजेस या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये तीन चीज़ हमें उन्होंने कह सकते हैं। फिर उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं STIs के, जो कि क्या क्या होते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वॉर्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा जो आजकल लेटेस्ट ईयर्स में डिस्कस किया गया है, एड्स, जो कि हमारा होता है HIV वायरस की वजह से। इन सब में हमारा सबसे डेंजरस जो वायरस है वो HIV है। एक चीज़ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि हमारे कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV ये ट्रीट नहीं हो सकते, कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकते। इनके अलावा जो बाकी लिस्ट किए हैं वो कम्प्लीटली क्योर हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कौन से कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकते, तो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV, एड्स, आपको याद रखना है कि ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकते। एक इन्होंने चीज़ बताई है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा और किस तरीके से हमारे ये इन्फेक्शंस वो हो सकते हैं ट्रांसफ़र, तो वो हो सकते हैं शेयरिंग द नीडल, मतलब कि अगर कोई वो ड्रग यूज़ कर रहा है या कुछ और है, उसकी वजह से अगर उन्होंने इंजेक्शन की नीडल वो करी शेयर, तो उसकी वजह से हो सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने की वजह से हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप ये चीज़ें शेयर करोगे तो उससे हो सकता है। थर्ड हमारा हो सकता है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन आपने किया और वो किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कर लिया गलती से। और फिर लास्ट हमारा हो सकता है कि जो मदर थी वो इन्फेक्टेड थी, तो उससे फीटस में भी जा सकता है ये। तो ये सारे वेज हैं जिसके थ्रू ये स्प्रेड हो सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब सेक्सुअल वे के अलावा, इंटरकोर्स के अलावा इन सब वे से भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो काफ़ी ध्यान रखना चाहिए इनका। अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं इनके ये बहुत माइनर होते हैं, जैसे इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग जेनिटल रीजन में। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होते हैं वो एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं, मतलब उनके सिम्टम ही नज़र नहीं आते, अनडिटेक्टेड रह जाते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। ये जो हमारे सिम्टम्स कम होते हैं या फिर एब्सेंट ही होते हैं, होते ही नहीं है, तो इसकी वजह से जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें लोग बहुत कम जाते हैं इनको वो करने के लिए, डॉक्टर के पास इसे रेफर करने के लिए। और एक बहुत बड़ा रीज़न इसका ये है कि इसके साथ जो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, मतलब अगर आप सोसाइटी में किसी को बताओगे कि हमें इस तरह की या किसी को कोई इस तरह की डिजीज़ है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टिग्मा अटैच्ड है, नेगेटिव कॉनोटेशन है उसके साथ। तो काफ़ी लोग इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और एंड स्टेज पे इनको ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है एंड बहुत पेनफुल भी होता है। इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन्होंने लिस्ट करी है यहाँ पे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, PID, एबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और कैंसर तक भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो ये STIs जो है ये बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए। देयरफॉर इनकी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेजर इसकी क्या है, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। कौन से एज ग्रुप में, 15 to 24 वाले एज ग्रुप में, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा डिटेक्ट की जाती है ये STIs। और क्या रीज़न होता है उसका, ज़्यादातर ये रीज़न होता है ड्रग यूज़, मतलब ड्रग में आप इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज यूज़ कर लेते हैं, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो इसकी वजह से भी इसकी काफ़ी अवेयरनेस करनी चाहिए क्रिएट, ताकि ये प्रिवेंट कर सकें हम, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इन्होंने बोला है कि इन सिंपल प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारी प्रिवेंट हो सकती है। सबसे पहला क्या बोला है इन्होंने, सबसे पहला बोला है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करें अननोन पार्टनर्स के साथ या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। सेकंड बोला है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, क्योंकि ये बैरियर मेथड होते हैं तो ये STIs को भी प्रिवेंट करते हैं। थर्ड इन्होंने बोला है कि अगर कोई डाउट है आपको तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप अर्ली डिटेक्शन के लिए जाइए, ताकि आप उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करा सके अगर आपका इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है। इनके अलावा एक और रीज़न ये एक और वो मेथड ये हो सकता है या प्रिंसिपल आपको जो फॉलो करना है वो ये हो सकता है कि अपने जेनिटल्स की प्रॉपर हाइजीन रखिए, उसे प्रॉपरली क्लीन करिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी में एक चीज़ होती है जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, तो मैं इसको लिख देती हूँ। इनफर्टिलिटी हमारी दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी। क्या होती है प्राइमरी? वो होती है कि जिसमें उसका कपल का एक भी चिल्ड्रन नहीं हुआ है।
सेकेंडरी वो होती है जिसमें कि एक चाइल्ड हुआ है बट उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स थी, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस थी और वो बहुत ज़्यादा ट्रबल के बाद हुआ है। ये तो हमारा ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि इनफर्टिलिटी होता क्या है। इनफर्टिलिटी ये होता है, इन्होंने ये बताया है कि एक लार्ज नंबर ऑफ कपल्स हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंक्लूडिंग इंडिया वो इनफर्टाइल हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी उनके चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इसको मार्क कर लेते हैं, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल और सेक्शुअल कोहैबिटेशन, तो इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब इसके रीजन, इन्होंने कुछ रीजन लिस्ट करे हैं यहाँ पे। रीजन्स इसके हो सकते हैं, ये रीजन्स इन्होंने लिस्ट करे हैं, मैनी फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज या डिजीजेज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, जैसे कि स्ट्रेस वगैरह। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जो फीमेल्स होती है उनको वो किया जाता है ब्लेम, उनको कहा जाता है कि तुम्हारी वजह से वो नहीं हो रहा है चिल्ड्रन, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वो मेल पार्टनर में लाई करती है। ऐसे में जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, वो हेल्प कर सकते हैं डायग्नोज करने में प्रॉब्लम और उसको करेक्टिव उसका ट्रीटमेंट देने में उन डिसऑर्डर्स के लिए। इसकी वजह से जो कपल्स हैं जो वैसे इनफर्टाइल थे वो भी चिल्ड्रंस उनके हो सकते हैं। हाउएवर कुछ केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता। उन केसेस में उन कपल्स को कहा जाता है कि आप आर्ट के लिए जिए, आर्ट के लिए जाइए। वो आर्ट क्या है? असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये इंपॉर्टेंट है, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती है? इसमें हमारे सबसे फेमस है, आपने उसका नाम बहुत बार सुना होगा, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF कहते हैं जिसे, इसको वो भी कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होती है और उसमें सिमिलर कंडीशंस बना दी जाती है जैसे ना बॉडी के अंदर होती है फीमेल की, ऐसी कंडीशंस बाहर बना दी जाती है और यहाँ बाहर फर्टिलाइजेशन होता है लैब में। इसके बाद हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। इस मेथड को कहते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मतलब जो हमारे यहाँ पे बाहर फर्टिलाइजेशन हुई मेल और फीमेल गैमेट्स की, इसके फिर हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ और इसको हम एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो को जाइगोट हुआ, एम्ब्रियो बना, फिर इसे एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कर दिया फीमेल की बॉडी के अंदर। क्या होता है इस मेथड में? जो ओवा होता है वो हमारे या तो वाइफ से लिया जाता है या डोनर से लिया जाता है, फीमेल डोनर से, और जो स्पर्म होता है या तो हस्बैंड से लिया जाता है या मेल डोनर से लिया जाता है, और फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है और इससे जाइगोट फॉर्म हो जाता है। फिर जो जाइगोट फॉर्म होता है उसको क्या करते हैं, उसे हम, अगर वो 8 ब्लास्टोमर्स तक है, हमने पढ़ा था ना हमारे क्लीवेज डिवीजन होता है 2, 4, 8, 16 ऐसे होता है, तो उसमें अगर वो 8 ब्लास्टोमर्स तक है, 8 ब्लास्टोमर डॉटर सेल्स तक है, तो उसका ट्रांसफ़र कराया जाता है फेलोपियन ट्यूब में और इसको कहा जाता है, मार्क कर लेते हैं, इसको कहा जाता है जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम से याद रखिए, जाइगोट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन के अंदर ट्रांसफर, तो इसको कहा जाता है जिफ्ट। और ये हमारा कौन सा होता है? 8 ब्लास्टोमर्स तक होता है। अगर हमारा जाइगोट 8 ब्लास्टोमर्स तक है, अगर वो जाइगोट हमारा 8 ब्लास्टोमर्स से ज़्यादा है तो उसका इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर कराया जाता है। क्या कराया जाता है? IUT, इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ़र। तो अगर 8 ब्लास्टोमर्स से कम है तो उसका कराएंगे जिफ्ट, और अगर 8 ब्लास्टोमर्स से ज़्यादा है तो उसका कराएंगे IUT। ये याद रखना है। और ये किसके बाद होता है? ये हमारा IVF के बाद होता है। IVF हुआ, फिर हमारे जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमर्स से कम है तो उसका जिफ्ट, और अगर 8 ब्लास्टोमर्स ज़्यादा है तो IUT। ये इसका प्रोसेस होता है। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो अगर हमारा इन विवो फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब वो हमारा फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हम उसको भी इस तरह के ट्रांसफर्स यूज़ कर सकते हैं कि वो किसी और फीमेल में चले जाएं जो कंसीव नहीं कर सकती, बट आइडियल उसको कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है एम्ब्रियो को। फिर नेक्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी आ जाती है गिफ्ट की, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ओवम होता है वो हम एक डोनर से लेके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ऐसी फीमेल के जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती गैमीट को, ओवम को, बट उसको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को, तो इसको हम कहते हैं गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। नाम से ही पता लग रहा है गैमीट का हम ट्रांसफ़र फेलोपियन ट्यूब के अंदर कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर हमारा नेक्स्ट मेथड होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये हमारा एक अलग स्पेशलाइज प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो हमारा लेबोरेटरी कंडीशन में हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्पर्म हमारा हम फीमेल ओवम में लैब में वो करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उसे डायरेक्टली। तो ऐसे केसेस में हमारा
जाइगोट बाहर बनता है, एम्ब्रियो बाहर बनता है और फिर उसका ये जो ऊपर हमने टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी गिफ्ट वगैरह, इनसे उनके अंदर जिफ्ट वगैरह इनके अंदर से हम फीमेल के अंदर उसे पहुंचा देते हैं। तो ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन था। फिर नेक्स्ट हमारी टेक्निक आती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, AI। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अगर मेल पार्टनर ऐसा है जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, या फिर उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है इजैकुलेशन में, तो ऐसे में हम ये कराते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो हम सीमेन होता है वो हस्बैंड से लेते हैं या फिर किसी हेल्दी डोनर से लेते हैं और उसे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, वजाइना के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर। अगर यूट्रस के अंदर करते हैं तो इसको कहा जाता है इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। तो इसकी वजह से वो हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आगे कंसेप्शन हो जाता है। अब यहाँ इन्होंने बोला है कि ये तो हमारे सारे मेथड्स थे, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर इन सब में जो हमारी प्रेसिजन चाहिए होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से इन्हें करना होता है और ये इनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। और सिंस ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज है और अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो इसमें एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। इंडिया में ये सिर्फ कुछ ही जगहों पर इनके सेंटर्स अवेलेबल है और ऑब्वियसली सिंस ये इतने एक्सपेंसिव हैं तो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इनको जा पाते हैं। अब इनके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि इमोशनल, रिलीजियस या फिर सोशल फैक्टर्स जो भी लोगों को प्रिवेंट करते हैं ऐसे मेथड्स के लिए जाने के लिए, क्योंकि इसके साथ काफ़ी जगहों पे नेगेटिव सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट मेथड ये होता है कि वो ऑर्फनेज से एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर ले। इंडिया में चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए लीगल है ये और आप अडॉप्ट कर सकते हैं इजीली, एंड दिस इज़ द बेस्ट मेथड उन लोगों के लिए जो वैसे तो इनफर्टाइल हैं बट उन्हें चिल्ड्रन चाहिए, क्योंकि इसमें उनको भी चाइल्ड मिल जाता है। और जो एक चाइल्ड जिसके पास पेरेंट्स नहीं है, जो बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऑर्फनेजेस में चिल्ड्रन अपने मैच्योर एज तक भी नहीं अलाइव रह पाते, तो ऐसे चिल्ड्रन को भी एक घर मिल जाता है। तो ये बेस्ट मेथड है ऐसे पेरेंट्स के लिए जो वो हैं इनफर्टाइल। ओके, सो ये हमारा चैप्टर था, बहुत ही इजी चैप्टर है ये हमारा। इसमें बस ये 2-3 चीज़ें फैक्ट बेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये आर्टिफिशियल ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ और ये बर्थ कंट्रोल के मेथड्स थे। ये दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 बार आप करेंगे तो इजीली आप इसके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, नीट में भी एंड बोर्ड्स में भी। बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर पे, बट स्टिल इसको आप पढ़िए एंड आंसर करिए। सो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और इस तरह की वीडियोस आगे देती रहूं, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।